स्वागत है। ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। क्या महाराष्ट्र में अभी तक भी एमवीए जो महाविकास आघाड़ी है वो पूरी तरह से एकजुट होकर, एक मत होकर नहीं लड़ रही है क्या? क्योंकि उद्धव ठाकरे अपना सुरताल अलग छेड़ रहे हैं, तो महाराष्ट्र का क्या चुनावी सुरताल बिगड़ गया है क्या? महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में लगभग सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। अभी हमने कुछ देर पहले आपको अमित शाह की जनसभा सुनवाई भी थी। स्टार प्रचारकों की धुआंधार रैलियां जनता का उत्साह बढ़ा रही हैं, लेकिन बीजेपी के आक्रामक प्रचार ने इंडी गठबंधन को हर दिन अपनी रणनीति बदलने को मजबूर कर दिया है। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से दोहराया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो वही होंगे। तो महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे के इस दावे से कंफ्यूजन बढ़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस दावे में पीछे नहीं है और शरद पवार उनकी पार्टी के परफॉर्मेंस पर यह फैसला करना चाहते हैं कि कौन होंगे सीएम। तो अपने दावे को लेकर शिवसेना उद्धव ने एक पोस्टर भी जारी कर दिया इस बीच। तो इस पर सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया दी है कि शिवसेना उद्धव का चुनाव चिन्ह मशाल घरों में आग लगाने का काम कर रही है। जानकार मानते हैं कि शिवसेना उद्धव का ये बदली हुई चुनावी रणनीति है। बीजेपी के आक्रामक प्रचार के कारण एमवीए का पुराना एजेंडा इस बार उतना काम नहीं कर पा रहा है। चुनाव आयोग की नियमित जांच पर सवाल उठा रहे हैं उद्धव ठाकरे, और लगता है कि कहीं ना कहीं इसके जरिए मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं उद्धव ठाकरे। यही वजह है कि वो अपने हेलीकॉप्टर चेकिंग को भी दुर्भावना से पूर्ण बता रहे हैं। तो बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों को दिखावा करने की आदत होती है। चुनाव आयोग अपने नियमित चेकिंग में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बैग भी चेक कर चुकी है। इसी तरह की चेकिंग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अन्य बीजेपी नेताओं की भी हो चुकी है। तो बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे वोटर्स का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी कहानियां बना रहे हैं। सवाल यह है कि लोकसभा के चुनावी पिच पर खेलने आए एमवीए को विधानसभा में महाराष्ट्र के सियासी पिच ने, क्या वहां पर ऐसा लग रहा है कि वो पिच उनके लिए काम नहीं कर रहा है क्या? पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे का असर हुआ तो एमवीए की जातीय समीकरण पर बट्टा लग सकता है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे ने शिवसेना उद्धव के चुनाव प्रचार में ऐसा लग रहा है कि बड़ा जबरदस्त झोल पैदा कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस की आक्रामकता अलग है। उन्होंने शिवसेना उद्धव की चुनावी रणनीति को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। उद्धव ठाकरे ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कांग्रेस की नीति पर चलें या पुराने लीग को अपना लें। इस बीच कांग्रेस पार्टी बटेंगे तो कटेंगे नारे से सबसे ज्यादा उद्वेलित नजर आ रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगभग हर चुनावी सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं। तो कल सीएम योगी ने खड़गे जी को जवाब दे दिया, कहा कि खड़गे जी का तो गांव भी जलाया गया था। उनकी माताजी, चाची, बहन को निजाम के रजाकारों ने जला दिया था, लेकिन वो बोलेंगे कभी नहीं कि उनका घर जलाया किसने, क्योंकि इससे उनका वोट बैंक प्रभावित होता है। तो वोट बैंक के चक्कर में सही बात भी खड़गे जी नहीं बोल पा रहे हैं। सीएम योगी ने यह जबरदस्त पलटवार किया है। तो महाराष्ट्र में चुनाव आयोग की नियमित जांच चल रही है, तो उस पर जैसा हमने बताया कि उद्धव ठाकरे ने बवाल कर दिया। तो इस बीच एनसीपी शरद पवार गुट के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने चुनाव आयोग पर विपक्ष को निशाना बनाने का आरोप लगा दिया। सुनिए उनकी बात। Releasing the videos of their leaders' bags and helicopters being checked seems to be a farce. They have done this after Mr. Uddhav Thackeray ji exposed them and showed how particularly the opposition is being targeted and the bags that they carry were being checked. If the election commission is carrying out these kind of checks, it should be done. But what we want to say is that all these checkings should be done impartially. तो आपने इनकी बात सुनी। सवाल उठता है कि ऐसा क्या लेकर चलते हैं जो दिक्कत है। तो वहीं शिवसेना नेता, जो शिवसेना शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे के इस रवैये पर सवाल उठाया। कहा कि चुनाव आयोग ने महायुति के नेताओं की भी तो जांच की है।
The Election Commission is only doing its job. It has checked the bags of Devendra Fadnavis, Nitin Gadkari, and all leaders across the board. So many times our cars are stopped and they do their job in checking. When the Election Commission checks Uddhav Thackeray's bag, it suddenly becomes a whole narrative of alleged foul play. I want to question, if officials are doing their job, what is the problem? This comes when every time your bag is checked, it becomes foul play. And when anybody else's bag is checked, it becomes a narrative that you choose to dismiss. तो ये तमाम बातें चल रही हैं, तो लेकिन वहां पर जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा है वो है बटेंगे तो कटेंगे। तो कांग्रेस पार्टी बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अभी तक ऐसा लगती है कि उलझ गई है, उलझी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से इसको लेकर मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध दिया। भाई एक काम करो तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है, बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ? लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। तो खड़गे जी लगातार इस बात को उठा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब भी दिया और कहा कि आपको मुझ पर गुस्सा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने खड़गे जी से कहा, आपको हैदराबाद के निजाम पर गुस्सा होना चाहिए जिन्होंने आपके गांव को जला दिया था। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था, इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी बटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। तो लगातार चल रहे हैं वहां पर महाराष्ट्र में तीर, और चलेंगे ही। 20 तारीख को वहां मतदान है, तो 18 तारीख तक तो ये सुनने देखने को मिलता ही रहेगा। आज उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या इस बीच में उद्धव ठाकरे जो अपनी उनकी कोशिश कई महीनों की है, वो मौका देख रहे हैं क्या कि इस समय एमवीए को दबाव में लिया जा सकता है, और महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो जा किस तरफ रहा है। इसी पर आज खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान पंकज मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत पंकज मोदी जी। साथ में हमारे साथ कौशलेंद्र जी शिवसेना यूबीटी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत कौशलेंद्र जी आपका भी इस खास चर्चा में। हमारे संवाददाता योगेश शीतल और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं पहले जरा योगेश शीतल से अपडेट लेता हूं। योगेश, महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि एक तरफ, मुझे अगर मैं कहूं तो ऐसा लग रहा है कि जो एमवीए है उसके सामने क्या डबल चैलेंज, दोहरी चुनौती है क्या। एक तरफ उनके अपने मसले हैं, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मुझे कर लीजिए, अभी भी स्वीकार कर लीजिए सीएम, और दूसरी तरफ जो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उसने काफी दबाव में ले लिया एमवीए को। देखिए, विचारधारा के स्तर पर आप देखिए तो कभी भी शिवसेना की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से अलाइन नहीं हो पाई है। चाहे वो कांग्रेस और एनसीपी की विचारधारा करीब करीब समान है, लेकिन शिवसेना की विचारधारा कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं रही है। परिस्थितियां महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसी बनी कि उद्धव ठाकरे को कांग्रेस के सामने, राहुल गांधी के सामने, सोनिया गांधी के सामने आना पड़ा, झुकना पड़ा। ये परिस्थिति का घुटन जो है आपको कई बार उद्धव ठाकरे के बयानों में या फिर सामना के लेखों में या फिर उनके साक्षात्कार में आपको दिख जाएगा। यही चिड़चिड़ापन आपको यवतमाल में भी दिखा होगा, जब वो हवाई अड्डा पर रिसेंटली आपने जिस न्यूज को सर्कुलेट किया, बेसिकली महाराष्ट्र की
है यवतमाल में, जहां पे वो उनकी चेकिंग की गई थी उनके सामान की, जिसके बाद उसको एक इशू बनाने की कोशिश की गई। हालांकि बाद में और भी बहुत सारे वीडियो आए जिसमें नितिन गडकरी के भी जो चॉपर है उनका भी चेकिंग किया गया था। बहरहाल अगर आप महाविकास अघाड़ी की अगर आप एक तरफ बात देखें तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तनाव पहले दिन से ही रहा है, लेकिन क्योंकि शिवसेना के उद्धव ठाकरे जो है वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पे रहे, कहीं ना कहीं कांग्रेस सबसे ज्यादा सीट पे यहाँ पे लड़ रही है, जो कि कभी जो है शिवसेना यहाँ पे चाहती थी लड़ने के लिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब शिवसेना बीजेपी से अलग हुई थी, कहा यह गया था कि उद्धव ठाकरे चाह रहे थे कि कोई शिवसेना का मुख्यमंत्री बने, और उद्धव ठाकरे ने यह वचन बाला साहब ठाकरे को दिया था। लेकिन जब उनसे कहा गया कि मनोहर जोशी, नारायण राणे ये सब शिवसैनिक ही थे और वो पहले मुख्यमंत्री बन चुके थे, तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ अगर आप महायुति को देखें तो जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी लोकसभा चुनाव में, उन सब नैरेटिव को कैटेगरिकली जो है उसको काउंटर किया गया है कोर्स करेक्टिव मेजर्स के तहत। जो अभी मैं जहां पे हूं धूले में, अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह ने यहां पे रैली को एड्रेस किया था। जितने भी आरोप लगाए गए, चाहे वो कास्ट से जुड़े हों, संविधान में आरक्षण को लेकर जो बातें बार बार कांग्रेस की तरफ की जाती थी, अमित शाह ने सीधे सीधे कहा कि 87% जो मंत्री है वो ओबीसी के पास है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि सबसे ज्यादा एससी के जो एमपीज हैं वो भी बीजेपी के पास है। ओवरऑल ये मान लीजिए कि जो कास्ट को लेकर जो चीजें डाइवर्जन जो डिवाइड करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से लगातार की जाती रही है, जो कि पीएम ने कई बार मेंशन किया है, उसको लेकर बीजेपी काफी एग्रेसिवली कैंपेन यहां पर कर रही है, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे खुद देवेंद्र फडणवीस हो, नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो। बीजेपी के जितने भी नेता हैं एक है तो साथ है को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, 5 नेताओं का तो कम से कम वहां बड़ा जबरदस्त प्रचार चल रहा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वहां के जो तीनों क्षत्रप हैं, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। आप बने रहिएगा हमारे साथ और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, क्या ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे एक मौका देख रहे हैं इस समय, जब आप जानते हैं कि आज 13 तारीख है, ठीक एक हफ्ते बाद वहां मतदान होना है, 7 दिन बाद। उद्धव ठाकरे को लगता है कि एक बार फिर से अपने आप को पुश करने का सही समय यही है क्या? लाल जी, उद्धव ठाकरे मौका नहीं देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे चर्चा तलाश रहे हैं। क्योंकि चर्चा वो इसलिए तलाश रहे हैं कि जो एक ओरिजिनलिटी थी शिवसेना की, उसको तो लगभग उन्होंने एक हिंदुत्व का जो ब्रांड बना था मुंबई से लेके अब पूरे महाराष्ट्र के रीजन में, उस ब्रांड को तो उद्धव ठाकरे ने खुद अब खत्म कर लिया। आज वो तेवर जो शिवसेना के बाला साहब ठाकरे का जो तेवर था, उस तेवर में तो आप अभी देवेंद्र फडणवीस को देख रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि उद्धव ठाकरे कौन सा तेवर पकड़े, कि कांग्रेस के साथ में मिलकर रह के और एनसीपी शरद पवार के साथ में रह के उनको ये लाइन लेने में, लाइन लेंथ बनाने में ये दिक्कत हो रही है कि वो कौन सा स्टैंड है। एक जगह वो उनके साथ में सारे मुस्लिमों के जो मौलाना हैं उनके फतवे लेने में उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे का नारा आता है तो संजय राउत का सबसे पहले बयान आता है, महाराष्ट्र की जनता इस बार बटोगे को कटोगे को उखाड़ फेंकेगी। अब सवाल यह है कि ये इतने तिलमिलाए क्यों हैं? तिलमिलाने की वजह है, तिलमिलाने की वजह यह है कि जो लोकसभा के पिच पे जो इस बार वो चुनाव प्रचार करना चाह रहे थे, एमडीए और इंडी गठबंधन, वो पिच को हरियाणा के इलेक्शन ने ही लगभग उखाड़ दिया था। अब वो महाराष्ट्र आते आते उनको लगा कि जब से पीएम मोदी ने शुरू किया एक है तो सेफ है, और योगी आदित्यनाथ के अपने चुनाव प्रचार में बटोगे तो कटोगे का ये एक नारा बुलंद हुआ, तो लोगों की बात में समझ आएगी जो पिच जो है उस पिच को तो बीजेपी ने इस बार कम से कम ये उखाड़ दिया है आपके लिए कि बटोगे तो कटोगे। आप उसको, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, इस प्रोपेगेंडा से इस बार उसको लोगों को तोड़ नहीं पाएंगे। और ये जो अभी बता रहे थे योगेश, ये हर जगह का लगभग यही रिएक्शन है लोगों में, जो इस बार एक सेंटिमेंट जगह है, उसको ये लगा है कि जिस तरह से 10-15 दिन पहले सारे मौलानाओं को जमा करके फतवे अलग अलग उलेमाओं से, संगठन से निकलवा रहे थे, उसका एक बड़ा रिएक्शन महाराष्ट्र में देखने को मिला है। बिल्कुल, ये रिएक्शन देखने को मिल रहा है और इसी रिएक्शन में कई तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। कौशलेंद्र जी, सवाल ये उठ रहा है कि अभी जैसे हम अपनी रिपोर्ट में दिखा भी रहे थे कि देखिए, चुनाव आयोग का तो ये काम है कि वो चेकिंग करते हैं, उसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक की चेकिंग हो चुकी है। तो उद्धव जी की क्या आपत्ति है? ऐसा क्या लेकर के हेलीकॉप्टर में चलते हैं जो उद्धव जी इस तरह से आपत्ति जता रहे हैं अपनी चेकिंग पर? कौशलेंद्र जी। जी बिल्कुल, आपने जो चुनाव आयोग का मसला आपने सवाल उठाया जी, जिस शिवसेना की स्थापना प्रातः वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी ने की थी,
और जिसके कार्यभार के रूप में हमारे राष्ट्रीय पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे जी को बाला साहेब ठाकरे के जिंदा रहते सौंपा गया था, उस पार्टी को तोड़ा गया, उस चुनाव आयोग ने उसके निशान को तोड़ा गया। मैं बिहार का भूमिपुत्र हूं, मैं बिहार में इसी तरह की घटना आदरणीय रामविलास पासवान जी की पार्टी के साथ हुआ था। उनके बच्चे और उनके चाचा में आपस में लड़ाई हुई, किसी को भी उस मूल पार्टी और मूल चिन्ह नहीं दिया गया, किंतु इसी चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट गए तो थे आप लोग? बिल्कुल, तो चुनाव आयोग ने दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ ही गया, अब उसमें फिर क्या चर्चा, उसमें अब बात करने का क्या फायदा है? बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से अभी निर्णय आना बाकी है। हम सुप्रीम कोर्ट पर आशा की नजर से देख रहे हैं और हमें हमारे पक्ष में निर्णय आएगा, मुझे पक्का विश्वास है। अब बात आती है तो हेलीकॉप्टर चेकिंग की बात आपने उठाई है। राष्ट्रीय पक्ष प्रमुख ने ये सवाल उठाया है कि जो भी राष्ट्रीय पक्ष के नेता हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे भी प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी एक बार चेकिंग हुई थी तो जिसके नेतृत्व में, जिस अफसर के नेतृत्व में हुई थी, उसे सस्पेंड कर दिया गया था। हमने आज तक के जेपी नड्डा जी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की चेकिंग की बात नहीं सुनी है। हमने कभी अमित शाह की चेकिंग करते हुए ऐसा चुनाव आयोग को नहीं दिखा है। और सबसे बड़ी बात, हिंदुत्व की बात आप करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ नितिन गडकरी का चेक करने से काम नहीं चलेगा, जेपी नड्डा का भी चेक करो, ये आपकी आपत्ति है? बिल्कुल, उस लेवल की सभी नेताओं की चेकिंग होनी चाहिए। और उद्धव साहब के साथ ये पहली घटना नहीं है, ये इस तरह की आज की अभी की घटना है। जब वो जा रहे थे प्रचार में तो उनकी गाड़ी को रोका गया, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर उनके रोक करके इंटरटेन करने का प्रयास किया गया, उनको बाधा पहुंचाई जा रही है। किंतु उद्धव साहब ठाकरे महाराष्ट्र के रग रग में बसे हुए। अच्छा ठीक है, पंकज मोदी जी के पास मैं चलता हूं, पंकज मोदी जी की प्रतिक्रिया लेता हूं। पंकज मोदी जी, इनका आरोप है कि देखिए सिर्फ नितिन गडकरी जी का चेक करने से या केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री का चेक करने से काम नहीं चलेगा। हिसाब तो तब बराबर होगा जब जेपी नड्डा जी का भी चेक करे चुनाव आयोग, तब जाकर इनको संतुष्टि होगी कि हाँ अब ठीक है। अभी तरह से की उनकी चेकिंग हुई तो ये चुनाव आयोग का नॉर्मल काम है। जिनके शक होता है, जिनपे होता है, उनकी चेकिंग होती है। आज ही दूसरे हमारे उप मुख्यमंत्री जो है अजित पवार जी की चेकिंग हुई है। तो इस तरह का आरोप लगाना बेबुनियाद है। और जिस तरह से कौशलेंद्र जी बात कर रहे थे, बाला साहेब का नाम ले रहे थे कि बाला साहेब की पार्टी बनाई हुई थी, तो बाला साहेब के ही विधायक ये लोग थे जिन्होंने शिंदे साहब के साथ आकर हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी के साथ दिए थे। इस चीज को समझना होगा कि केवल आरोप लगा देने से कुछ नहीं होने वाला है। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर को छोड़कर वो कांग्रेस की गोदी में बैठे थे, जिसके बारे में बाला साहब ने क्या बातें बोल रही थी, ये पूरी सोशल मीडिया और मीडिया में दिखाई देती है। इस तरह का बेबुनियाद आरोप लगाना और ये बोलना कि पार्टी उनको दे दी गई थी, तो कभी उद्धव ठाकरे पार्टी के सिंबल पे रोते हैं, तो कभी देखिएगा तो पार्टी के लिए रोते हैं। तो आज उनका रोना उनकी चेकिंग पे है, तो इनके रोने को अब क्या ही कहा जाए। उनको खुद ही सोचना चाहिए कि किस स्थिति में आ गए हैं कि महाराष्ट्र की जनता उन्हें भाव नहीं दे रही है, जिसके कारण वो अनर्गल आरोप लगा ठीक है, चुनाव आयोग को। ठीक है, ठीक है पंकज जी, मैं लौटता हूं आपके पास। एक बार फिर से योगेश शीतल का रुख करता है। योगेश, जिस तरह के बयान आ रहे हैं खास तौर पर महाविकास आघाड़ी के नेताओं की, चाहे आप देख लें उद्धव ठाकरे के बयान की हमने चर्चा की योगेश, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान की चर्चा की, नाना पटोले के एक से बढ़कर एक बयान, कल तो वहाँ पर और भी पता नहीं क्या क्या बयान आ गए, मतलब उसमें चुनाव प्रचार में जानवरों तक के नाम आ गए हैं कल। लेकिन सवाल ये उठता है कि योगेश, क्या ऐसा लग रहा है कि अभी देखिए 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुआ था, वहाँ एमबीए का बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा, ऐसा लग रहा है क्या कि कहीं ना कोई लाइन एंड लेंथ गड़बड़ा गया है, जिसकी वजह से इस तरह की प्रतिक्रियाएं नेताओं की ज्यादा आ रही हैं? पहले महिलाओं को लेकर के भी बड़े भद्दे भद्दे कमेंट आए थे। योगेश, देखिए कांग्रेस का जो नैरेटिव का पूरा खेल अगर आप देखें, खास करके लोकसभा चुनाव में और नॉर्थ महाराष्ट्र के रीजन में, मतलब जैसे नंदुरबार है, धुले है, जालना है, जालना तो मराठवाड़ा में, जलगांव है, ये सब जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो नैरेटिव का खेल था वो इस बार कहीं ना कहीं सेट नहीं हो पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी ने कोर्स करेक्टिव मेजर्स पहले ही लिया है। पुणे में जब बीजेपी का अधिवेशन हुआ था कुछ महीनों पहले,
मैं उस अधिवेशन में था, देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक शब्दों में कहा था कि जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो भी नतीजा सामने आया है, इसकी सिर्फ एक वजह रही है वो कि जो अपोजिशन है कांग्रेस पार्टी ने खास करके लोगों को भ्रमित करने में सफलता पाई है, उसको इस बार कैसे भी टैकल करना है और उसके लिए बीजेपी ने काफी अच्छे से रणनीति बनाई, वो जमीन पे दिख रही है। आप गौर करेंगे जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में संविधान को खतरे में है, इन सब तरह की बातें की जाती थी, वो बातों का टोन जो है वो कम हुआ है। और जिस तरीके से एग्रेसिवली योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे, या फिर नरेंद्र मोदी ने जब पहली रैली की थी, इस चुनाव की पहली रैली नरेंद्र मोदी ने धूले में की, नॉर्थ महाराष्ट्र में की, पहली ही रैली में उन्होंने कहा था एक है तो सेफ है, और जब उन्होंने ये कहा तो जो लोग वहां पे थे काफी तालियां बटी थी। ये एक लाइन जो है ये डिसिसिव हो सकता है, निर्णायक हो सकता है इस चुनाव में, जैसे कि हरियाणा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा था वो काफी निर्णायक भूमिका निभाया। दिक्कत ये आ रही है जो महाविकास अघाड़ी है उनके सामने कि वो इसका तोड़ कैसे निकाले, वो फिलहाल इतने कम समय में समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि 20 तारीख को चुनाव होना है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चाहे हरियाणा चुनाव का नतीजा रहा हो या ये जो दो नारे जिस तरह से आए हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, इसने लगता है कहीं ना कहीं लाइन एंड लेंथ बिगाड़ दिया है। विनोद जी, जैसे हम बयान का जिक्र कर रहे थे, खड़गे जी के बयान का भी जिक्र कर रहे थे, मैं थोड़ा सा ज़रूर ये बता दूं कि आचार्य नरेंद्र देव जो पहले कांग्रेस नेता हुआ करते थे, बाद में प्रसिद्ध समाजवादी नेता हुए, जो लोग भी इतिहास पढ़ते हैं जानते हैं, उनको हराने के लिए कांग्रेस ने सबसे पहले एक भगवाधारी को उनके खिलाफ मैदान में उतारा था, भगवा कपड़ा पहनने वाले को। ठीक, आज भगवा के खिलाफ इस तरह का बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे दे रहे हैं, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं कि कांग्रेस ने सबसे पहले भगवाधारी को उतारा था? राजनीति में इस तरह के बयान की जरूरत क्यों पड़ रही है विनोद जी? सॉरी लाल जी, भगवा से कांग्रेस को क्या दिक्कत है ये कांग्रेस पार्टी समझे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस इलेक्शन में या इससे पिछले इलेक्शन में एक तरह से मुस्लिम गोलबंदी पे दिक्कत नहीं है। तभी तो 17 की 17 मांगे मान लिए। आप जब उसको एक मेमोरेंडम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से आता है और वो ऑर्गेनाइजेशन का आप पर्ची एमबीए की तरफ से लेते हैं, चाहे उद्धव ठाकरे हों या फिर शरद पवार के पार्टी के हों या कांग्रेस पार्टी के लोग हों, आप एक तरह से एक सहमति दिखाते हैं। तो वो इस समय में महाराष्ट्र में लोगों को आप जिस तरह से भरमा रहे थे कि आप एक तरह पोलराइज कर रहे हैं कि वहाँ जो 12-13% वोट है उसको हम एकदम इंटैक्ट रखेंगे, इधर सारे वोट के डिवाइड करने के लिए आप ये नारा लगा रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, कभी आपका सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। तो योगी जी ने कल उनको भगवा से ज्यादा जवाब सच बोलने के लिए दिया जी। उन्होंने सच बोलने के लिए ये इसको दिया कि आपके यहाँ महाराष्ट्र के अभी इलेक्शन में ओवैसी जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह से औरंगाबाद का नाम पुराना था संभाजी नगर हुआ और संभाजी के नाम बदलने के लिए वो औरंगजेब को स्थापित करने के नाम को पहचान को स्थापित करने के लिए वो बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से एमबीए की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। तो सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये सच कब बोलोगे आप? उन्होंने कहा कि अगर उस दंगे का, उस पार्टीशन का अगर शिकार खड़गे साहब के फैमिली रहे हैं, उनके गांव को जलाया गया, उनके घर को जलाया गया, उनकी माता, उनके बहन, उनकी चाची, कई परिवार के सदस्य जल गए, उनके पिताजी ने उनको बचाया था किसी तरह से। तो अब सवाल यह है कि ये सच आप लोगों को नहीं बताओगे और वोट बैंक की सियासत में लोगों को गुमराह करोगे। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि खड़गे साहब आप एग्जाम्पल हैं बटोगे तो कटोगे का। तो आप इस सच को स्वीकार कीजिए और लोगों को गुमराह नहीं कीजिए। महाराष्ट्र के इस लोगों ने इस बार के इलेक्शन में इसको अच्छी तरह से समझा है और कांग्रेस पर तो सवाल है ही, लेकिन उससे ज्यादा सवाल उद्धव ठाकरे की सेना पर है। कौशलेंद्र जी, अभी आपने बात उठाई थी कि शिवसेना को तोड़ दिया। मैं आपको पूछता हूं कि जो नए आपके उद्धव ठाकरे जी ने नया रुख लिया है पिछले 2.5 साल से, मुझे ये बताइए कि क्या आप जैसे लोग कंफर्टेबल हैं? आप जैसे लोग जब इस तरह से वहां पर जो मौलाना के लोग जाते हैं, 17 मांगे रखते हैं, उन 17 मांगों पर आपकी जो महाविकास अघाड़ी है जिसमें आपकी पार्टी शामिल है, उद्धव ठाकरे शामिल है, वो सहमति दे देते हैं, आप वहां पर कंफर्टेबल हैं? इससे शायद आपको जवाब मिल जाएगा कि शिवसेना टूटी क्यों थी।
जी बिल्कुल। मैं पहले भाई भाजपा के प्रवक्ता की बातों को मैं जवाब देना चाहता हूं कि बाला साहब ठाकरे जी ने ऐसा कहा था कांग्रेस के बारे में। भाई साहब, बाला साहब ठाकरे जब तक जिंदा रहे तब तक पार्टी उनके विचारधाराओं पर अब तक चलती आई है। कहीं बदलाव नहीं वो आया है, रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया है। आपने बाला साहब ठाकरे जी की बात की, पर मैं बिहार का बेटा हूं, मैं बिहार के नाते ये कहना चाहता हूं कि इसी बिहार की धरती पर आदरणीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह ने कहा था, नीतीश जी आपके लिए दरवाजे बंद हैं, और 15 दिन के बाद में आपने दरवाजा और खिड़की दोनों खोल दिया। यह कौन सी लोकोक्ति है? यह कैसा दोहरा चरित्र होता है? आप हमारे पर सवाल उठाते हैं, लेकिन आप अपने ऊपर सवाल क्यों मुझे बताइए आपकी बात जो आपने कही, अमित शाह जी ने यह कहा, उसके बाद दरवाजे खोल दिए, क्या वहां पर बीजेपी ने बिहार में अपनी विचारधारा के साथ कोई समझौता किया है? अगर किया है तो वो पंकज मोदी जी के सामने आप उठाइए उस बात को, क्योंकि आपके ऊपर विचारधारा के साथ समझौता करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। बताइए कौशलेंद्र जी। मैं आ रहा हूं पंकज जी आपके पास। कौशलेंद्र जी पहले। आप बिल्कुल जिस चीजों की आरोप हम पर लगाते हैं कि हम कांग्रेस में चले गए तो हमने अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया, ऐसी कतई नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी पर यह दोहरा चरित्र इसलिए कहता हूं कि हमारे ऊपर तो आप बोलते हैं, इस वक्त जवाब दीजिए पंकज जी, पंकज मोदी जी जवाब दीजिए। हाँ जवाब दीजिए पंकज मोदी जी। जानते होंगे कि नीतीश कुमार के साथ हमारा नेचुरल लॉन्ग था। ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए हमने ऐसा नहीं किया, सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए हमने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ दी, अपने पिता तुल्य श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे को उन्होंने त्याग दिया। तो इस तरह की बात जिस तरह से कौशलेंद्र जी कर रहे हैं कि तनिक भी विचारधारा चेंज नहीं की, तो जरा जाकर कभी एक मुस्लिम क्षेत्र में घूमिए महाराष्ट्र के, पता चलेगा कि वो उद्धव ठाकरे जनाब उद्धव ठाकरे हो गए और किस तरह से कि लोग एक उन्होंने हिंदुत्व को त्याग करके एकदम मुस्लिमों को तुष्टीकरण के रास्ते पे चल रहे हैं। और मैं एकदम बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहूंगा कि कांग्रेस जितनी तुष्टीकरण कर रही थी उससे 2 कदम आगे बढ़कर शिवसेना उद्धव ठाकरे सेना जो कर रही है, आप देखें बहुत सारे क्षेत्र में उन्होंने उनके सवालों का भी सीधा जवाब दीजिए कि क्या बिहार में नीतीश कुमार जी के लिए दोबारा दरवाजा खोल करके आपने अपने विचारधारा के साथ, सिद्धांत के साथ कोई समझौता किया है क्या? लालचंद जी, इस चीज को आप भी जानते हैं भैया, जो भी राजनीति का जरा सा भी जानकार होगा ये जानता होगा कि बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी समता पार्टी जो पहले थी उसके बाद जदयू बनी है, उनका नेचुरल लाइंस है। उनमें कोई हमारा वो भले किसी के बोलने पर वो कुछ दिनों के लिए राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़े या लालू जी के साथ जुड़े, उनमें उनके प्रशांत किशोर टाइप के लोग थे जिन्होंने ये ठीक है। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया।